हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग? चलिए आ जाओ बेटा, सही क्लास स्टार्ट हो गई है बेटा, सीधे हो जाओ सारे। वेरी गुड। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? हाँ जी, आ जाइए फटाफट। आज फर्स्ट क्लास है ना? 11वीं क्लास के बच्चे बहुत मासूम होते हैं बेटा। 11वीं क्लास के बच्चों पे तो मुझे ना बहुत प्यार आता है। बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं। और कई बच्चे तो हमारी क्लास के ऐसे होते हैं जो बस कॉमर्स ले लेते हैं बेटा। तो आज हम लोग बात इसी पे करेंगे कि आप लोगों ने कॉमर्स क्यों लिया है और इसके पीछे रीजन क्या है और आप लोगों का कारण क्या है, किस बच्चे का क्या एम है, किसने आपको सजेस्ट किया कॉमर्स लेने के लिए, आपने कॉमर्स ही क्यों लिया, और कॉमर्स के अलावा ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या साइंस वगैरह आप लोगों ने क्यों नहीं लिया है। क्या आपको किसी ने गाइड किया था, आपके पेरेंट्स ने, आपके स्कूल वालों ने, आपके दोस्तों ने? तो आज हम सब पहले इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर पूरे साल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पर बात करेंगे और फिर इससे आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो बेटा, एक बात तो मुझे अच्छे से मालूम है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर होते हैं 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम वाले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से जब मैंने बात किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनका जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं। उनके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि उनको कॉमर्स लेना है, उनका खुद का डिसीजन नहीं होता है। और इस वजह से जिन बच्चों को कॉमर्स समझ आया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको समझ नहीं आया वो कॉमर्स को अपना बोझ बना लेते हैं, लोड बना लेते हैं और मजबूरी में कॉमर्स करते हैं। और कुछ बच्चे को तो मैंने देखा है कि 12th के बाद वो स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब आप लोग 10th क्लास में थे और 10th क्लास के लास्ट डेज में, एग्जाम डेज में थे, तो आपके स्कूल वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कोचिंग सेंटर वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको एक काउंसलिंग दे कि 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, 10th के बाद आपको क्या क्या फील्ड करना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं, और अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आपको वहां पे काउंसलिंग में सिखाया जाए। बेटा एक बात बताइए, जब आप फर्स्ट टू 10th क्लास तक पढ़ रहे होते हो तो क्या कभी भी आपसे ये पूछा गया था कि आपको मैथ्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, आपको साइंस पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, आपको बाकी जो हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं होता है। हमसे कहा जाता है कि आपका ये सब्जेक्ट है, आपको ये पढ़ना है, कंपलसरी पढ़ना है, कोई ऑप्शंस नहीं होता है। हमारी लाइफ में पहली बार ऑप्शंस कब आता है बेटा? तो हमारी लाइफ में पहली बार ऑप्शंस आता है 10th क्लास में, 10th क्लास के बाद, आफ्टर 10th, 11th क्लास में। और आफ्टर 10th आप ये डिसाइड करो कि अब मुझे क्या करना है। वी हैव 3 ऑप्शंस। आइदर आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो आर्ट्स ले सकते हैं, कई सारे बच्चे होंगे जो साइंस लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं। ठीक है बेटा? तो हमारे पास जो लाइफ में पहली चॉइस आती है वो कब आती है? आफ्टर 10th, 10th के बाद। अब जब बच्चे मेरे पास 10th क्लास में आते हैं, 11th क्लास में आते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ बेटा तुमने कॉमर्स क्यों लिया, तो बच्चे कहते हैं सर मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया था इसलिए मैंने भी कॉमर्स ले लिया, मेरे पापा कह रहे थे कॉमर्स ले लो तो मैंने कॉमर्स ले लिया, मेरे भाई ने कॉमर्स लिया है इसलिए मैंने भी कॉमर्स ले लिया। मतलब उनका खुद का डिसीजन नहीं है, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि कॉमर्स के बाद फील्ड क्या होने वाला है, आर्ट्स अगर हम लेते तो क्या क्या कर सकते हैं, या साइंस लेते तो क्या कर सकते हैं। तो बेटे देखो, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। अगर तो आप आर्ट्स लेते हो आफ्टर 10th, 11th क्लास में, तो आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, या तो आप आईपीएस की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, बैंकिंग की तैयारी कर लो। ये सारे आर्ट्स वाले बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आर्ट्स वाले होते हैं वो करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हो कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटीज कितनी है, कितने गवर्नमेंट जॉब है, कितने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और कितने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बेटा हमारे पास इंडिया में इतने सारे कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इतनी जॉब तो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड भी नहीं कर सकती है। और यही रीजन है कि अगर किसी प्यून की जॉब निकलती है तो पीएचडी होल्डर भी वहां पे लाइन लगा के खड़े होते हैं कि सर मुझे भी प्लीज ये वाली जॉब दे दो। तो बहुत मारामारी, बहुत ज्यादा कंपटीशन है आर्ट्स में। बात करते हैं साइंस की, तो बेटा देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ साइंस स्टूडेंट। साइंस वाले बच्चों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं,
एक, या तो वो मेडिकल करे या फिर वो नॉन मेडिकल कर सकते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल। अगर तो आपने मेडिकल लिया तो आप जानते हो डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस करोगे, नीट का एग्जाम दोगे। और अगर तो आप पढ़ने वाले बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे से ग्रैप कर पाते हो, समझ पाते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, टॉपर्स रहे हो अपनी क्लास में, और आप नीट का जो एग्जाम होता है 720 मार्क्स का, उसमें से 680 या उसमें से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हो, तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा और आप आराम से एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हो नॉमिनल फीस पे। लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, अगर पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो आपके पेरेंट्स का करोड़पति होना जरूरी है। हाँ, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूं आपके पेरेंट्स का करोड़पति होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने नीट एग्जाम में ठीक से तैयारी नहीं करा और आपके रैंक अच्छे नहीं आए, आप 680 670 के आसपास नहीं है, उससे बहुत नीचे हो, तो यकीन माना आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस के फीस आप जानते हो कि 4.5 साल जो नीट का एग्जाम होता है उसमें 1 करोड़ के आसपास बैठता है। आपके कॉलेज की फीस हो गई, आपके हॉस्टल की फीस हो गई, आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह एवरीथिंग मिला के लगभग 80 लाख 1 करोड़ रुपए बनता है। अगर आपके पेरेंट्स 4 साल में 80 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तुम्हारे पीछे, तब तो आपको साइंस लेना चाहिए, और वो भी मेडिकल, मतलब पीसीबी। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉन मेडिकल लेते हैं। आप जानते हैं बेटा, नॉन मेडिकल में बच्चे क्या बनते हैं? इंजीनियर, पीसीएम जिसको बोलते हैं। पीसीएम वाले बच्चों के लिए मेरा सजेशन सिर्फ ये रहता है कि इंडिया में आप इंजीनियर तो बन जाओगे, लेकिन इंडिया में इंजीनियर की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है, उसकी सैलरीज बहुत कम है। हाँ, आप इंडिया के बाहर चले जाते हो गल्फ कंट्री में, दुबई, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, तो इन जगह पर सैलरी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन इंडिया में इंजीनियर्स की सैलरी जो है वो लगभग बहुत कम है। ठीक, बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। अगर तो किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया तो आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर लो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, लाइक सीए, सीएस या सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज करते हो तो यकीन मानना आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा कोर्स है, रेपुटेटेड कोर्स है, और मजा आता है कि इसमें काम करने में नॉलेज बहुत होता है, और इसमें आपको पैसे की सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं तो बहुत तो मिडिल क्लास हूँ, ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, और मेरे पेरेंट्स तो 12वीं के बाद ही बोलेंगे जाओ जॉब करो, तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ के बाद या बीकॉम के बाद भी अच्छे खासे सैलरी अर्न कर सकते हैं, मतलब एज अ जूनियर अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो प्रोफेशनल में जाना चाहता है, डिटेल आगे अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, तो वो प्रोफेशनल कोर्स लेके सीए सीएस वगैरह कर सकता है। बट अगर कोई बच्चा 12th के बाद सेल्फ स्टडी करके खुद अर्न करना चाहता है तो वो जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम कर सकता है आफ्टर 12th। तो मेरे हिसाब से जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो कम पढ़ना चाहते हैं या जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए कॉमर्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाँ, साइंस वाले बच्चे पढ़ने वाले हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते हो तो आर्ट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है। तो 10th के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आते हैं, इनमें क्या क्या फील्ड होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम का टीचर हूं और मैं कॉमर्स पढ़ाने की बात करता हूं, इसलिए मैं कॉमर्स की बातें थोड़ी ज्यादा करता हूं। और मैं आपको ये पक्का पक्का बता दूं कि अगले 2 साल में 11th क्लास और 12th क्लास में मैं आपको बिजनेस माइंडेड बनाकर छोड़ूंगा। हर बच्चा जितने यहाँ पे बैठा हुआ है या जितने बच्चे मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यकीन माना आपको बिजनेस माइंडेड, बिजनेसमैन की तरह सोचने का तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आगे कैरी ऑन करते हैं।